हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है IIBF एग्जाम। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जीडीपी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जीडीपी का यहाँ पर मीनिंग समझते हैं। तो जीडीपी का जो फुल नेम है हमारा वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में जीडीपी भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजली 1 ईयर, ठीक है। अब डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है तो इसको हम पार्ट्स में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग समझते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर क्या होती है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स में आपको यहाँ पर बताऊं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो चीजें हैं जो कि फाइनली कंज्यूमर यहाँ पर जो है कंज्यूम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर हमने क्या किया? कीबोर्ड का यूज करके, माउस का यूज करके, ठीक है, हार्ड डिस्क का यूज करके, ठीक है, हार्ड डिस्क का यूज करके हमने एक यहाँ पर लैपटॉप बनाया, ठीक है। और इस लैपटॉप के प्राइजेस पे हमने इन सभी कंपोनेंट्स का प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो इंक्लूड की, और इसका जो प्राइस है वो हमने यहाँ पर 40,000 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टमर है ये आया, ठीक है, और इसने जो है दुकान से लैपटॉप जो है 40,000 रुपीज का यहाँ पर खरीद लिया ताकि वो उसको यहाँ पर यूज कर सके। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहला रहा है? लैपटॉप हमारा फाइनल गुड्स है। क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि जो लैपटॉप है वो हमेशा यहाँ पर फाइनल गुड होता है, ऐसा नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि अगर फाइनली गुड्स उसको जो हमारा कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, तभी वो हमारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हमारे यहाँ पर कस्टमर है, ठीक है, उसको इसके पास एक कंप्यूटर है, उसको सिर्फ यहाँ पर एक कीबोर्ड चाहिए और वो दुकान पर जाकर एक कीबोर्ड खरीद लेता है। तो इस केस में जो ये कीबोर्ड है ना, ये भी हमारे यहाँ पर क्या होगा? फाइनल गुड की कैटेगरी में जो है यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है? टेरिटोरियल बाउंड्री। अब टेरिटोरियल बाउंड्री क्या होता है? देखो, जो भी कोई भी कंट्री हो उसकी एक टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, उसका एक एरिया होता है, उसके बाहर दूसरा देश हमारा जो है स्टार्ट होता है। जैसे इंडिया के यहाँ पर नक्शे में देखो, ये हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है, ठीक है। इसके इधर हमारा पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, इधर हमारा जो है यहाँ पर चाइना आ जाता है। मतलब हर कंट्री के आले दुआले एक बॉर्डर होता है जिसके अंडर कंट्री का एरिया होता है और उसके बाहर जो है दूसरी कंट्रीज का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। तो टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब जहां तक एक कंट्री का जो है राज होता है, एक कंट्री का कंट्रोल होता है। क्लियर है आपको? तो अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हमने यहाँ पर मीनिंग समझ लिया। अब आप आसानी से यहाँ पर डेफिनेशन जो है समझ लोगे। तो डेफिनेशन क्या कह रहा था? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मतलब कि एक कंट्री के टेरिटोरियल एरिया के अंडर, यानी कि इंडिया के अंडर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो यहाँ पर मार्केट वैल्यू होती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर ईयर में 2018 में यहाँ पर जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है, इसमें जो टोटल है यहाँ पर 4,000 करोड़, ठीक है, 4,000 करोड़ की गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगी? जीडीपी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट जरूर आएगा कि यहाँ पर जो
फॉरेन कंपनीज होती हैं जो इंडिया में आके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होता है? तो बिल्कुल वो इंक्लूड होता है। जैसे कि मान लो अगर XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर यूएसए में काम करते हैं, मतलब यूएससी कंपनी है, वो इंडिया में आकर गुड्स और सर्विसेज को इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंडर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, तो वो हमारा यहाँ पर जीडीपी के अंडर जो है इंक्लूड होगा, हम जीडीपी में उसको काउंट करेंगे। इसी के ऑपोजिट अगर यहाँ से हम किसी बाहर वाली कंट्री से कोई गुड्स और सर्विसेज जो है इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, यानी कि वो प्रोड्यूस हुई है यूएसए में, पर उसको हमने खरीद के इंडिया में लाया, तो उसको हम जीडीपी के अंडर जो है इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में बोला गया था यूजली 1 ईयर। इसका मतलब क्या होगा, जो जीडीपी है वो हम 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर जितनी भी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती है उसकी हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वही हमारी यहां पर जीडीपी जो है कहलाती है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, जब हम एक कंट्री के अंदर, ठीक है, कई सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके, मशीनों का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर कैपिटल एसेट्स होती है उनकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ जो है रिड्यूस हो जाती है। वो जो वैल्यू रिड्यूस होती है वो क्या कहलाती है हमारे यहाँ पर? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो आपके पास कोई कार थी, है ना, घर के अंदर, आप उसको जैसे जैसे यूज़ करते रहते हो तो वो कार क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही जब हम अपनी कंट्री में जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे मशीन्स वगैरह हो गई, ठीक है, उनका यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो मशीन्स वगैरह की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उतनी वैल्यू हमारे पास से चली जाती है। ठीक है, तो अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में से यहाँ पर डेप्रिसिएशन को जो है यहाँ पर माइनस कर देना है, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर एनडीपी निकल के आ जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी कि अगर हमें एनडीपी यहाँ पर कैलकुलेट करनी हो तो 2 तरीके होते हैं, एक हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हैं और एक हमारे यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, तो इसको समझने से पहले हमें यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के बारे में जानना है कि फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर बेसिकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर एक लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हमें यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज पे जो है प्रोसेसिंग करके उसके जो है फिनिश गुड में यहाँ पर जो है चेंज करें। उसके बाद देखो, हमें यहाँ पर पैसों की भी रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम बिजनेस ऑपरेशन को यहाँ पर जो है परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पर्सन की, एंटरप्रेन्योर की, ठीक है, बिजनेसमैन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है, तो इन्हीं रिसोर्सेज के हेल्प से हम जो है यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं यहाँ पर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हमारे यहाँ पर कंट्री के अंदर, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो मेनली यहाँ पर 4 होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखो, जब भी ये काम करते हैं, ठीक है, तो इन्हें हमें एक वैल्यू जो है वो पे करनी पड़ती है। देखो, कोई भी पर्सन फ्री में यहाँ पर जो है काम नहीं करता। अगर आप किसी की लैंड यूज करें तो उसके बदले में आपको कुछ रेंट तो यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो जब काम करते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लैंड के केस में हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अगर आप किसी लैंड को किराए पे लेते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है? यहाँ पर रेंट पे करना पड़ता है। यानी कि हमारी जो लैंड की कॉस्ट है वो क्या है? यहाँ पर रेंट, जो हमने यहाँ पर पे किया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। जब भी आप कैपिटल यूज करते हो, कहीं से कैपिटल रेज करते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी कि कैपिटल की जो कॉस्ट क्या है, जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद देखो क्या है हमारा यहाँ पर एंटरप्रेन्योर। क्या है हमारा यहाँ पर? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को क्या है? प्रॉफिट मिलता है। देखो, एंटरप्रेन्योर यहाँ पर रिस्क ले रहा है बिजनेस को करने का, ठीक है, रिस्क उठा रहा है, तो जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है वो किसे मिलता है? हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा लेबर रह गया था, तो लेबर को हमारे यहाँ पर क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। लेबर जो भी काम करती है उसके अगेंस्ट उनको यहाँ पर वेजेस जो है वो पे करनी पड़ती है। मतलब कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर यहाँ पर कॉस्ट होती है। लैंड की रेंट हो गई, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, लेबर का वेजेस हो गया और एंटरप्रेन्योर का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अपनी जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो टोटल यहाँ पर कॉस्ट आई है वो उस पर हम जब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, इन चारों का मिक्स कर दिया। मान लो कि एक गुड्स को बनाने के लिए 100 हमारे यहाँ पर जो है
रेंट लगा, 100 हमारी वेजेस पे की गई और 100 हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया और 100 ही हमारे यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ, 100 यहाँ पर प्रॉफिट आया। तो टोटल हमारा जो फैक्टर की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है यहाँ पर हमारी जो है 400 यहाँ पर आ गई है। तो ये हमारा क्या होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा हमारे यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद देखो क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, अब देखो जब हम एनडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ना, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर जो है कॉस्ट हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा कॉस्ट के प्राइस पे हम मार्केट में उसे नहीं बेचते, उसमें हम कुछ यहाँ पर अपना मार्जिन रखते हैं और उसके बाद जो है उसको यहाँ पर बेचते हैं। मार्केट में जो प्राइस चल रहा था उसके ऊपर हम पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिससे हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट रिसीव होता है। क्लियर है। तो जब हम वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसके ऊपर जब हम एनडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला देखो क्या है। ठीक है, ये सिंपली फॉर्मूला है, इससे हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स पे करें वो माइनस कर देना है, और जो सब्सिडीज है उसे हमें यहाँ पर प्लस करना है। सब्सिडीज क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको प्रोडक्शन में यहाँ पर हेल्प कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर सके और हमारी कंट्री की यहाँ पर जो है ग्रोथ हो सके। क्लियर है आपको। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर दोनों चीजों को यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी और एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी। क्लियर है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ जीडीपी। हमारी जो जीडीपी है वो यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर देखो हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पे हम जीडीपी को दो टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखो क्या है, नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर रियल जीडीपी। पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। ठीक है, तो सिंपली देखो, अगर हम कंट्री के अंदर, हम यहाँ पर कंट्री के अंदर जो है यहाँ पर जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान के चलो हमारे जो मिल्क है उसका प्राइस कितना है, यहाँ पर हमारा जो है 100 रुपीज पर लीटर है। ठीक है, तो हमने जब जीडीपी कैलकुलेट किया तो ये जो मार्केट में प्राइस चल रहा है इसके ऊपर हमने जो है मिल्क की वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड की। ठीक है, तो ये जो जीडीपी हमने कैलकुलेट की वो हमारी कहलाती है यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट देखो क्या है, रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है, देखो जब हम यहाँ पर मार्केट प्राइस की बजाय जो हमारी गुड्स और सर्विसेज की रियल वर्थ है, ठीक है, उसका जो रियल प्राइस है उसके ऊपर हम जो है यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है ना, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि देखो जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस है वो इन्फ्लेशन की हेल्प से जो है वो राइजेस हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर 2011 का यहाँ पर बेस ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 लीटर का जो प्राइस है वो कितना था, 50 था, है ना, पर 2020 में जहाँ पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं अब उसका जो प्राइस है वो क्या है, 100 पे। यानी कि हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किया वो तो एक लीटर मिल्क ही यहाँ पर किया है। ठीक है, पर इन्फ्लेशन की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो हम जीडीपी में जो है यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड करें, जिससे जीडीपी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, पर एक्चुअली में गुड्स तो उतनी ही यहाँ पर जो है प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम जो है रियल जीडीपी का यूज करते हैं। रियल जीडीपी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस के बजाय हम एक बेस ईयर लेते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसमें यहाँ पर कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज आया है। जैसे एग्जांपल के लिए हम 2011 के प्राइसेस को लेंगे और उससे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। मान के चलो हमने 2011 में जो जीडीपी कैलकुलेट की थी वहां पर जो हमारी जीडीपी आई थी, है ना, उस वक्त के प्राइसेस के ऊपर जो हमारी थी 4000 करोड़ यहाँ पर जो आई। ठीक है, उसके बाद 2020 में हमने यहाँ पर जो है फिर से जीडीपी कैलकुलेट की। ठीक है, रियल जीडीपी कैलकुलेट की। ठीक है, और ना 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो वो हमारी जो जीडीपी आई वो कितने आई यहाँ पर 5000 करोड़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्चुअली में हमारी 1000 करोड़ की यहाँ पर जो है जीडीपी इंक्रीज हुई है एक्चुअली में। ठीक है, अगर यही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर दूं तो मान के चलो कि हमने यहाँ पर 4000 करोड़ जो प्रोड्यूस यहाँ पर किए थे वो कितने थे यहाँ पर हमारे 1000 यूनिट से, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई थी 2011 में वो कितने थे 1000 यूनिट, जिसकी जो वैल्यू थी वो 4000 करोड़ थी उस समय के प्राइसेस के। ठीक है, पर 2020 में हम जीडीपी कैलकुलेट की तो हमने यहाँ पर 1000 यूनिट्स ही यहाँ पर प्रोड्यूस किए, पर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस के हाई होने की वजह से यहाँ पर इन 1000 यूनिट्स के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर 8000 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी एक्चुअल जीडीपी है उसमें कोई भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम 1000 यूनिट्स पहले भी प्रोड्यूस करते थे अब भी प्रोड्यूस करते थे, पर इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो जीडीपी है वो यहाँ पर ज्यादा शो हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम जीडीपी को मेजर करना चाहते हैं तो हमेशा जो रियल जीडीपी है वो यहाँ पर एक अच्छा हमारा मेजर करके देता है कि हमारी एक्चुअल में जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर कितनी हुई है और कितनी नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में जीएनपी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब जीडीपी की हमने बात की थी तो हमने टेरिटोरियल बाउंड्री की बात की थी कि एक
कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर जीडीपी करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जो जीडीपी है वो एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, एक हम पर्टिकुलर कंट्री की जियोग्राफी के अनुसार जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। पर जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, ये नेशनलिटी कॉन्सेप्ट है, ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होता है, तो सिंपली देखो एक पर्टिकुलर कंट्री के जितने भी सिटीजन्स है, ठीक है, उन्होंने जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू जो है यहाँ पर इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस की है उसकी टोटल वैल्यू को हम यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब वो जो सिटीजन्स है, चाहे वो इंडिया में रहकर वैल्यू प्रोड्यूस करें, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, या फिर वो इंडिया से बाहर जाकर यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। एक देश के लोगों ने जितना इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी टोटल वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पर कहूँ, जैसे एग्जांपल के यहाँ पर देखो हमारी जो यहाँ पर जीडीपी है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पर 1000 करोड़ है, क्या है यहाँ पर 1000 करोड़ है। ठीक है, ये क्या है, टेरिटोरियल बाउंड्री की इंडिया के अंदर जितने लोग आए, चाहे वो फॉरेनर थे चाहे वो हमारे इंडियन सिटीजन थे, उन्होंने जो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की। पर जब हम यहाँ पर जीएनपी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टेरिटोरियल बाउंड्री को खत्म करते हैं। हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने इंडिया में रहकर जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और इंडिया से बाहर जाकर यानी कि यूएसए, चाइना, वहां जाके जो उन्होंने पैसा कमाया उसको हम जो है यहाँ पर जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। और इंडिया के अंदर जो हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को बनाकर जो भी पैसा कमाया था उसको हम यहाँ पर जो है माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स की इकोनॉमिक वैल्यू को ही यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं। इसीलिए जीएनपी को हम यहाँ पर नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर जीएनपी को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखो जीएनपी इज इक्वल टू हमारा क्या है, जीडीपी में अगर हम यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते तो ये हमारा जीएनपी निकल के आ जाता है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली देखो इंडिया के बाहर इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जाकर यहाँ पर काम करे, उन्होंने जो ये इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस किया यानी कि जो पैसा कमाया, उसमें से जो फॉरेनर जो इंडिया के अंदर यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, अपनी कंपनीज उन्होंने सेट की हुई है, उनकी जो इकोनॉमिक आउटपुट है यानी कि उनकी इनकम को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है निकल के आ जाता है। मान के चलो जो इंडियन सिटीजन है उसने यहाँ पर एक पर्टिकुलर ईयर में 4000 करोड़ जो है यहाँ पर पैसा कमाया और फॉरेनर्स ने 2000 करोड़ का यहाँ पर पैसा कमाया, तो यहाँ पर जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कितनी यहाँ पर 2000 करोड़ है। तो अगर हम जीडीपी में ये 2000 करोड़ को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पर जीएनपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, जीएनपी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम फॉरेनर के पैसों को निकाल देते हैं और जो फॉरेन में हमारा पैसा है, हमारा इकोनॉमिक आउटपुट हमारे सिटीजन प्रोड्यूस करे उसको हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, तो हमें सिंपली जो भी डेप्रिसिएशन है उसको हमें यहाँ पर जो है माइनस कर देना है ताकि हम नेट यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट देखो क्या है, जीडीपी कंप्यूटेशन। अब हम यहाँ पर जीडीपी को कंप्यूट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हम उसमें इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से मेथड है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जीडीपी कंप्यूटेशन के हमारे मेनली जो है यहाँ पर 3 मेथड होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो हम इन तीनों मेथड को यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो इसमें हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जैसे इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया है उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के देखो यहाँ पर एक लैपटॉप की वैल्यू है, यहाँ पर एक लैपटॉप की वैल्यू 40,000 रुपीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए इस पर हमें 40,000 रुपीज़ यहाँ पर जो है खर्च करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने गुड्स और सर्विसेज पे खर्च किया जा रहा है अगर हम यहाँ पर उसको एड ऑन करते जाते हैं, उसको प्लस करते जाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे गुड्स और पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रोड्यूस की गई है। क्लियर है, तो इसमें एक्सपेंडिचर को प्लस करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या होता है, तो सिंपली देखो हमारे जो फैक्टर ऑफ कॉस्ट, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और जब हम उसको काम पे लगाते हैं तो हमें उसे कुछ यहाँ पर पे भी करना पड़ता है। तो जो पैसा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं वो क्या होती है, उनकी इनकम होती है। तो इनकम मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है उसकी जो भी इनकम होती है उसको हम यहाँ पर जो है ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे कि हमारे जितना भी इंटरेस्ट पे किया गया है, रेंट पे किया गया है, ठीक है, वेजेस पे किए गए हैं ना, इसके अलावा कोई और इनकम है तो उसको हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं और जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो हमारी यहाँ पर क्या होती है, जो है जीडीपी निकल के आ जाती है। थर्ड मेथड हमारा यहाँ पर देखो क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
हर स्टेज पे जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंडर वैल्यू ऐड करते हैं नहीं, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारी जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो एक कंपनी है, एक यहाँ पर कंपनी है, उसने यहाँ पर जो है मान के चलो एक लैपटॉप बनाया, ठीक है, उसको यहाँ पर एक होलसेलर को बेच दिया। कितने का बेच दिया? 30,000 का बेच दिया, ठीक है। फिर होलसेलर ने यहाँ पर क्या किया? होलसेलर ने क्या किया? इसमें 10,000 की वैल्यू ऐड करके, मतलब इसको थोड़ा अच्छा पैकिंग वैकिंग करके, यहाँ पर जो लैपटॉप है वो यहाँ पर रिटेलर को बेच दिया। यानी कि 40,000 रुपीज़ का जो लैपटॉप है वो यहाँ पर एक रिटेलर को भेजा। उसके बाद रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करके 50,000 रुपये का यहाँ पर जो है कस्टमर को लैपटॉप बेच दिया, ठीक है। अब आप देखोगे हर स्टेज पर एक वैल्यू जो है वो ऐड की जा रही है गुड्स और सर्विस के अंडर। यहाँ पर देखो 10,000 की वैल्यू ऐड की गई थी, उसके बाद यहाँ पर भी 10,000 की वैल्यू यहाँ पर ऐड की गई थी। तो ये जो 10,000 रुपये, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड मेथड के अंडर हर स्टेज पर जो गुड्स और सर्विसेज में हम वैल्यू ऐड करते हैं उसको हम सम अप कर देते हैं, और जो वो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी यहाँ पर जीडीपी आती है। अब इसको हम डिटेल में एक एक करके एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो पहला देखोगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बताया था कि सारे एक्सपेंडिचर को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, सम अप करना है, और वो हमारी जीडीपी की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे कौन कौन से एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है? जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स मतलब जो हम लोग हो गए, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन्स हो गए, वो जो यहाँ पर खर्च करते हैं अपने डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हैं या फिर कंज्यूमेबल गुड्स यहाँ पर खरीद रहे हैं, ठीक है, वो सारे हमारे जो है इस एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। उसके बाद देखो हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि मान लो डिफेंस के लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह पे करनी है ना, इसके अलावा और जो एसेट्स वगैरह परचेज करने, ये सारे एक्सपेंडिचर हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो कैपिटल एसेट है उनको यहाँ पर जो है क्रिएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी कोई बिजनेस होता है ना, तो अगर उसे अपना बिजनेस करना होता है तो उसके लिए उसको कुछ यहाँ पर एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसलिए वो इन्वेस्टमेंट करती है और नई नई एसेट को यहाँ पर परचेज करती है, क्रिएट करती है ना, तो उसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो वो हमारा किस में आ जाता है? यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? तो सिंपली देखो कोई भी एक कंट्री यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करती है और यहाँ पर इंपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट क्या होता है? जो हम सामान इंडिया से बनाकर बाहर भेजते हैं, और इंपोर्ट क्या होता है? जो हम बाहर से सामान जो है वो इंडिया के अंदर परचेज करके मंगवाते हैं। तो हम जब यहाँ पर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है निकल के आता है। मान के जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 40,000 करोड़ था, ठीक है, और हमारा जो इंपोर्ट था वो यहाँ पर 30,000 करोड़ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल निकल के आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 10,000 करोड़। क्या है? 10,000 करोड़। तो ये हमारा क्या है? नेट एक्सपोर्ट है। क्या है? नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे खर्चे हमने इंक्लूड कर लिए। प्राइवेट वाले जो हमारे हाउस होल्ड्स का है उसका हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। उसके बाद जो बिजनेसेस मैंने यहाँ पर खर्च करे, कंपनीज खर्च करे, उसको हम यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करें, और बाकी का जो रहेगा वो नेट एक्सपोर्ट में हम इंक्लूड यहाँ पर कर ले। तो यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहता है। जब हम इसको यहाँ पर प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारी चीज निकल के आती है वो क्या आती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको दो पढ़ाए थे ना, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं तो जो हमारा जीडीपी निकल के आता है वो एट मार्केट प्राइस जो है निकल के आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर लेते हैं तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। तो इनको जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। उसके बाद अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं तो ये हमारी नेशनल इनकम जो है वो निकल के आ जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या आता है? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है, उसकी इनकम को हमें ऐड ऑन करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे जो यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्या होता है? जो हमारे लेबर है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो हम यहाँ पर वेजेस पे करते हैं, चाहे वो सैलरीज की फॉर्म में पे करें या फिर हम यहाँ पर इनको कोई ग्रेचुइटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अलाउंस पे कर रहे हैं, ये सारे हमारे यहाँ पर जो है आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद देखो क्या है? रेंट एंड रॉयल्टी। हमने जो यहाँ पर लैंड ली हुई है उस पर कोई रेंट पे किया है, ठीक है, यहाँ पर रॉयल्टी उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट जो यहाँ पर कमाया उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो मिक्स इनकम है, ठीक है। अब मिक्स इनकम क्या होता है? कई बार क्या होता है ना कि ये हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है उनको सेपरेट नहीं कर पाते।
जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट है, वो अपनी ज़मीन पर उसकी ही लैंड है, ठीक है, वही उसका ऑनर है, ठीक है, और वही उस पर काम भी कर रहा है। तो सब जगह जो इनकम है वो यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट को ही यहाँ पर रिसीव हो रही है, यानी कि लेबर की जो वेजेस है वो एग्रीकल्चर को मिलेगा, क्योंकि लेबर वो खुद है। लैंड पे जो किराया है वो एग्रीकल्चर को ही मिलेगा, ठीक है। कैपिटल जो पैसा उसने लगाया वो भी उसी को, इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी इनकम को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मिक्स इनकम, जिनको सेपरेट करना यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ यहाँ पर मिक्स इनकम भी पाई जाती है, तो हमें उसे भी यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है, मतलब कि टोटल इनकम को हमें ऐड ऑन कर देना है, जिससे हमारी जीडीपी निकल के आ जाए। जब हम इसको ऐड ऑन कर दे तो यहाँ पर हमारा जो है डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकल के आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ जो फैक्टर्स की इनकम है उसको हमने ऐड ऑन किया। उसके बाद देखो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देते हो, तो यहाँ पर हमारा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाता है। नेक्स्ट वो क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में हम कैसे यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो, जिस भी स्टेट पे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, या फिर टर्शरी सेक्टर हो, उसमें जितना भी हमने ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है हर प्रोडक्ट और सर्विसेज में, उसे हमें यहाँ पर जो है ऐड ऑन कर देना है। उसके बाद जैसे हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो निकल के आ जाता है। इसमें से हमें डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम जो है निकल के आ जाएगा। तो ये 3 तरीकों से हम जो है जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर अभी आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है IIBF एग्जाम्स। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।